गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोहम्मद गौरी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि भारत में तुर्कों का आक्रमण हुआ था और तुर्कों के आक्रमण के क्रम में हमने उनके आगमन के कारण और महमूद गजनवी को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब उसके बाद आगे की कहानी पढ़ते हैं। जो मोहम्मद गौरी है वो भी एक तुर्क मुसलमान है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और भारत में जो मुस्लिम सत्ता को वह उस तरीके से स्थापित नहीं कर पाया जिस तरीके से उसे करना चाहिए था। ठीक है, इसलिए जो है कि भारत में मुस्लिम सत्ता की जो स्थापना का श्रेय है वो अरबों को ना दिया जाकर किसको जाता है, तुर्कों को जाता है। ठीक है, तो उसी की सीरीज में आज हम आगे बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी मोहम्मद गजनवी वो कहाँ से आया था? कहाँ से आया था स्टूडेंट? वो अफगानिस्तान का एक क्षेत्र हुआ करता था, गजनी प्रांत, यानी गजनी क्षेत्र, यानी गजनी नामक एक नगर हुआ करता था, वहां से वह आया था। ठीक है, तो तुर्कों के आक्रमण के समय गजनी किसके अंडर में था? आपके अरबों के अंडर में था। ठीक है, तो जैसे ही तुर्कों का आक्रमण होता है और तुर्कों के आक्रमण के क्रम में मोहम्मद गौरी की जब शुरुआत होती है, तो बात करते हैं हम यहाँ पर कि गजनी प्रदेश की कुछ मील दूर, यानी लगभग 200 मील दूर एक छोटा सा क्षेत्र हुआ करता था, उसका नाम है गौर। एक गौर प्रदेश है। उस गौर प्रदेश का एक शासक हुआ करता था कुतुबुद्दीन हसन। कुतुबुद्दीन हसन ऐसा पहला तुर्क था जिसने विस्तारवाद की नीति अपनाई, यानी अपने साम्राज्य को विस्तारित करने का इसने बीड़ा उठाया कि तुर्कों का जो साम्राज्य है वो भारत में स्थापित हो जाए। ठीक है, तो इसका उसने बीड़ा उठाया। अब बात करते हैं, जब इसने साम्राज्य विस्तार किया तो साम्राज्य विस्तार करने के क्रम में इसने क्या किया? गजनी पर इसने आक्रमण किया। ठीक है, गजनी पर इसने क्या किया? आक्रमण किया, लेकिन ये क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है, गजनी पर इसने आक्रमण किया लेकिन ये क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है, इसके बाद इसी का पुत्र होता है, कुतुबुद्दीन हसन का पुत्र आता है, इसका पुत्र ईसुद्दीन। ईसुद्दीन ने भी विस्तारवाद की नीति, यानी अपने पिताजी की जो विस्तारवादी नीति थी उसको कंटिन्यू रखा और इसने भी गजनी प्रदेश पर जीत हासिल करने के लिए उस पर आक्रमण किया, लेकिन ये भी क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अरबों का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप क्या लगाओगे? तो आपको वहाँ पर टिक लगाना है कि भारत से धन की लूटपाट करना ही अरबों का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। लेकिन यदि बात करूं, क्वेश्चन यदि दूसरा टाइप का आ जाए कि तुर्कों का भारत पर आक्रमण करने का क्या कारण था, तो आपको उद्देश्य में उनको लिखना पड़ेगा, उनका उद्देश्य बताना पड़ेगा। क्या उद्देश्य था? भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना उनका उद्देश्य था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं, आपको इसको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बात करते हैं। तो जो ईसुद्दीन है, ईसुद्दीन भी गजनी क्षेत्र पर आक्रमण करता है, लेकिन आक्रमण करने के क्रम में वह असफल हो जाता है। अब होता क्या है कि ये ईसुद्दीन अपने साम्राज्य का बंटवारा, यानी अपने साम्राज्य का विभाजन कर देता है अपने 6 बेटों में। इसके 6 बेटे हुआ करते थे, 6 बेटों के में अपने जो साम्राज्य का बंटवारा करता है और बंटवारा करने के क्रम में होता क्या है, इसका एक बेटा हुआ करता था, उसका नाम था अलाउद्दीन हसन। अब इस अलाउद्दीन हसन को जो ईसुद्दीन ने जो साम्राज्य का बंटवारा किया था वह उसको पसंद नहीं करता था। ये चाहता था कि पिताजी का सारा साम्राज्य मुझे ही मिले, और इसी क्रम में इसने क्या किया? इसने भी हालांकि विस्तारवाद की नीति अपनाई और इसी नीति का पालन करते हुए इसने अलाउद्दीन ने क्या किया? गजनी पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के दौरान इसने सफलता
प्राप्त की। ठीक है, अलाउद्दीन हसन ने क्या किया, गजनी नगर को जीत लिया। और जीतने के क्रम में हुआ क्या, इसने क्या किया कि उसको जीतकर गजनी शहर को जला दिया। ठीक है, गजनी शहर को जला दिया और शहर को जलाने के कारण इसका एक उपाधि इसको प्राप्त हुई, जगदाहक। गजनी शहर को जलाने के कारण, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, गजनी नगर को जलाने के कारण ये इसका नाम पड़ गया जगदाहक, या इसको उपाधि मिली जगदाहक, यानी दाहक यानी जलना। ठीक है, बात करते हैं थोड़ी सी आगे। तो जैसे ही अलाउद्दीन हसन ने गजनी पर आक्रमण किया, तो गजनी के आक्रमण किया तो उस समय गजनी का जो अरबी शासक था, यानी अरब का शासक था, उसका नाम था, यहाँ था बहराम शाह, यहाँ का शासक हुआ करता था। ठीक है, शासक हुआ करता था, जो पराजित होकर भाग कर कहाँ चला गया, भारत चला गया। ठीक है, भागकर कहाँ चला गया, भारत चला गया। आपको ये IMP क्वेश्चन है, ये याद रखना है कि जिस समय क्या होता है, अलाउद्दीन हसन वहाँ पर आक्रमण करता है गजनी प्रांत में, तो गजनी का वहाँ का शासक कौन था, बहराम शाह, और बहराम शाह भागकर भारत चला गया था। तो क्वेश्चन बनता है कि बहराम शाह किस क्षेत्र का निवासी था, तो वो था अफगानिस्तान के गजनी शहर का निवासी था। ठीक है, तो याद रखना ये वह बहराम शाह है जिसने भारत आकर जो है कि आपका जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। ये आपको IMP क्वेश्चन है, याद रखना है कि पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो किसने किया था, बहराम शाह ने। चलिए, ये तो फैक्चुअल बात हो गई, आपको याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जब अलाउद्दीन हसन, अच्छा अलाउद्दीन हसन के बारे में एक फैक्ट और आपको बता दूं, ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन हसन जब गद्दी पर बैठा था, तो अलाउद्दीन हसन को ही हम क्या बोलते हैं, इसने अलाउद्दीन हसन ने गजनी प्रांत को जीत लिया। भाई गजनी प्रांत को जीत लिया तो इसने गजनी क्षेत्र में गजनी क्षेत्र में क्या किया, गौर वंश की स्थापना कर दी। गौर वंश की स्थापना, याद रखना स्टूडेंट कि गौर वंश की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन हसन ने। क्यों, ये सफल हो गया था उसको जीतने में। तो आपको याद रखना है गौर वंश की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी। और ऐसा माना जाता है कि गयासुद्दीन और इसका जो भाई था आपका शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, यानी मैं बात करूं तो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम और शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोहम्मद गौरी भी बोलते हैं, ये दोनों भाई थे। और ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन हसन ने इन दोनों भाइयों को कैद करके रखा था। किसको, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम और शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, यानी मोहम्मद गौरी, इन दोनों भाइयों को अलाउद्दीन हसन ने अपने शासनकाल में कैद करके रखा था। लेकिन जैसे ही इसके पुत्र का शासन आता है, उसका पुत्र कौन, सैफुद्दीन हसन, अलाउद्दीन हसन का पुत्र कौन, सैफुद्दीन हसन, इसका शासन आता है तो ये क्या करता है, दोनों भाइयों को रिहा कर देता है। और रिहा करने के बाद जब सैफुद्दीन हसन की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो है कि मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई गयासुद्दीन गद्दी पर बैठता है, गजनी राज्य की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, यानी गौर वंश का शासक बनता है। तो हुआ क्या कि ये साम्राज्य को संभाल नहीं पाता और अपने साम्राज्य अपने भाई को ये सुपुर्द कर देता है, सौंप देता है। इसका भाई कौन, शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, यानी मोहम्मद गौरी इसका नाम है। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम है। ठीक है, मोहम्मद की उपाधि इसने धारण करी थी। ठीक है, तो जो मोहम्मद गौरी है वो ससवानी वंश से संबंधित था, यानी इनकी माता और पिता से संबंधित, यानी इनके माता की तरफ से इनका वंश गिना जाता है ससवानी वंश। इसी को हम बोलते हैं क्या, गुलाम वंश भी इसको बोलते हैं, गुलाम वंश। आपको पता होगा जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में जब हम गुलाम वंश को पढ़ते हैं तो गुलाम वंश के क्रम में हम ऐबक को पढ़ते हैं, इल्तुतमिश को पढ़ते हैं। ठीक है, याल्दोज वगैरह, कुबाचा, ये सभी इनको पढ़ते हैं। ये क्या गुलाम थे। तो जो ऐबक था वह ससवानी वंश का
ससवानी वंश से संबंधित था। याद रखना है आपको, ससवानी वंश को ही हम गुलाम वंश कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो होता क्या है, तो मोहम्मद गौरी लगभग ये सत्ता पर बैठता है जब उसका जो टाइम पीरियड था 1173 ईस्वी के आसपास मोहम्मद गौरी गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और गद्दी पर बैठने के क्रम में होता क्या है कि ये भारत पर आक्रमण करता है। अब बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान में स्वतंत्र शासन कर रहा था, ठीक है। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में ये अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका था, लेकिन इसने भारत की तरफ रुख क्यों किया, भारत की तरफ आक्रमण क्यों किया, उसके कुछ कारण है। उसके कारण हम देख लेते हैं। कारण में हम देखते हैं कि पहला तो ये बताया जाता है कि एक ईरान का जो प्रदेश था, ईरान का एक क्षेत्र होता था ख्वारिज्म, तो ख्वारिज्म से कुछ जो थे मुस्लिम लोग आए और उन मुसलमानों ने क्या किया, जो गजनी प्रांत है, गजनी क्षेत्र, उस पर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण करने के क्रम में मोहम्मद गौरी वहां से अपनी जान बचाकर भागता है और उसे एकमात्र रास्ता दिखता है भारत, जिसके परिणाम स्वरूप वो सोचता है कि अब मैं गजनी प्रांत को छोड़ के भारत पर आक्रमण करके अपनी सत्ता भारत में स्थापित करूं। एक कारण तो ये हो गया कि मोहम्मद गौरी भारत में क्यों आया। दूसरा कारण ये था कि मोहम्मद गौरी भारत सहित अन्य जगहों से जो कि आपका अरबों का शासन था उसको समाप्त करना चाहता था, ठीक। दूसरा कारण क्या बोला मैंने कि जो मोहम्मद गौरी है वो अरब वंशज जितने भी बचे हुए थे, जो अरब वंशज के जो साम्राज्य बचे हुए थे भारत में, उनको समाप्त करना चाहता था। और उसी क्रम में पंजाब के क्षेत्र में अरबों का अभी भी शासन बचा हुआ था, और पंजाब वाले रीजन में एक खुसरो मलिक नाम का एक गजनी वंशज जो था वो क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, जिसे हम क्या बोलते हैं, गजनी वंश का अंतिम शासक बोलते हैं। उस खुसरो मलिक को क्या किया, मोहम्मद गौरी ने पराजित किया पंजाब वाले क्षेत्र में, ठीक है। पराजित करके उसको भगाया वहां से, और वहां से अपनी सत्ता को यानी मुस्लिम सत्ता की स्थापना की मोहम्मद गौरी ने। तो जैसा कि आपको पता है कि पंजाब के बारे में एक फैक्ट कहा जाता है कि पंजाब को भारत का क्या बोलते हैं, हम सिंह द्वार भी बोलते हैं। पंजाब के बारे में एक ये फैक्ट है, आपको याद रखना है कि पंजाब को हम क्या बोलते हैं, भारत का सिंह द्वार भी बोलते हैं। चलिए, तो इसके बाद हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के अभियान की बात करते हैं। जब भारत में वो एंटर कर ही गया है तो उसके कुछ अभियान है, उनके बारे में हम देखते हैं कैसा क्या होता है। कि जैसे कि मैं बात करूं कि मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी यही उत्तर पश्चिम वाले रीजन से भारत में प्रवेश करता है और अपना जो पहला अभियान किसके विरुद्ध करता है, किस क्षेत्र के, मुल्तान क्षेत्र के विरुद्ध, मुल्तान राज्य के विरुद्ध अपना ये 1175 ईस्वी में अभियान करता है। देन इसके बाद गुजरात से आगे बढ़ते हुए क्या करता है, वो गौरी ने सोचा कि मुझे कन्नौज पर आक्रमण करना है। उसका मुल्तान के बाद उसका नेक्स्ट टारगेट था कन्नौज पर आक्रमण करना, लेकिन वह कन्नौज पर आक्रमण ना करते हुए वह गुजरात का जो आपको पता है कि इस लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उसको भी जो आपका महमूद गजनबी है उसने भी कहीं ना कहीं उस पर आक्रमण किया था और उसको लूटा था। ठीक उसी प्रकार जो मोहम्मद गौरी है उसने भी गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसे लूटा। और जिस समय मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक हुआ करता था, एक चालुक्य वंशज हुआ करता था, भीम द्वितीय उस समय वहाँ का गुजरात का शासक था। और मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर हुआ क्या था, गौरी के साथ एक घटना घटी, मतलब गौरी उस युद्ध में हार गया। क्या हुआ, गौरी उस युद्ध में पराजित हो गया और मोहम्मद गौरी की ये भारत में प्रथम पराजय थी। आपको ये याद रखना है, कभी फैक्ट बन जाए कि बताइए कि भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय किस युद्ध में हुई थी। तो आपको याद रखना गुजरात की विजय गुजरात युद्ध में हुई थी, यानी सोमनाथ जो मंदिर है उसके आक्रमण में हुई थी। आपको ये बात याद रखना। देन इसके बाद होता क्या है, वह यहाँ से रुक करता है, वापस जाता है अपने मुल्तान से फिर वो कहा जाता है आपके 1179 ईस्वी में आपका पेशावर का अभियान करता है। पेशावर के अभियान के बाद वही लगभग 2 साल बाद 1181 में पंजाब अभियान करता है। ठीक है, पंजाब का मैंने आपको बताया था वही खुसरो मलिक गजनी वंश का अंतिम शासक था।
ठीक है, उसके विरुद्ध अभियान करता है। देन होता क्या है, फिर इसके बाद वो रुख करता है किसकी तरफ, आपके अजमेर और दिल्ली वाले रीजन की तरफ, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है तराइन का युद्ध के बारे में आपने सुना होगा कि जो तराइन का युद्ध होता है, प्रथम युद्ध होता है आपका 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के बीच में होता है। तो जिस समय मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है भारत में, उस समय अजमेर एक स्वतंत्र रियासत यानी स्वतंत्र राज्य था, ठीक है, और दिल्ली भी एक स्वतंत्र राज्य था, ठीक है। तो आपको एक पता होना चाहिए कि जो दिल्ली की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, यानी दिल्ली शहर किसने बसाया था। तो आपको ये फैक्ट याद रखना, कभी क्वेश्चन में आ ही जाता है ये, कि दिल्ली शहर को बसाने वाले तोमर वंशज थे, यानी तोमर राजपूतों ने दिल्ली शहर को बसाया था। और तोमर वंश का एक शासक उस समय वहां पर शासन कर रहा था, उसका नाम था अनंतपाल दिल्ली में राज कर रहा था, ठीक। उसी के पास अजमेर एक स्वतंत्र राज्य था, उसमें पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय शासन को संभाल रहा था, ठीक है। तो आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि सर अजमेर में कहाँ से पृथ्वीराज चौहान है, वो तो दिल्ली का शासक हुआ करता था। तो उसके पीछे की मैं आपको कहानी बता दूं, वो हुआ क्या था कि अनंतपाल का जो संबंधी है पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों में संबंध क्या है, अनंतपाल की बेटी का लड़का, यानी अनंतपाल की लड़की का लड़का कौन था, आपका पृथ्वीराज चौहान। तो इस नाते से दोनों के बीच में संबंध क्या हुआ, नाती का, यानी अनंतपाल का नाती कौन है, पृथ्वीराज चौहान। अनंतपाल की कोई बेटा नहीं था, ठीक है, उसकी एक लड़की हुआ करती थी, ठीक। उस लड़की का ये पुत्र था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो इस नाते ये क्या हो गया, इसका नाना हो गया। अनंतपाल क्या है, पृथ्वीराज चौहान का नाना हो गया, और अपना कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण इस नाना ने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली पर शासन करने के लिए आमंत्रित किया, यानी उसको अपना वारिस बनाया। बात याद रखना आप इसको। तो इस बात को आपको याद रखना है कि अनंतपाल उनके नाना जी थे, और उन्होंने ही कोई वारिस ना होने की स्थिति में पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली पर शासन के लिए बुलाया था। और आपको पता होना चाहिए पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम क्या है, किसी को पता है क्या? ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम है सोमेश्वर, नोट कर लेना आप, सोमेश्वर सिंह पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम है। चलिए, तो इस तरीके से जब 1191 के ईस्वी के आसपास जब जो मोहम्मद गौरी है वो दिल्ली वाले क्षेत्र में पहुंचता है, तो यहाँ पर उसकी किससे भिड़ंत होती है, किससे युद्ध होता है, उसका पृथ्वीराज चौहान से। अच्छा, कोई कहे कि तराइन युद्ध का तात्कालिक कारण कौन सा था? तराइन युद्ध जो हुआ आपके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, उसका तात्कालिक कारण कौन सा था? तो मैं आपको तात्कालिक कारण के बारे में बता दूं। एक भटिंडा का दुर्ग हुआ करता था अजमेर वाले क्षेत्र में, दिल्ली वाले क्षेत्र में एक भटिंडा नाम का एक दुर्ग हुआ करता था। उस दुर्ग पर मोहम्मद गौरी ने क्या करा, आक्रमण कर दिया, और वह जो क्षेत्र था भटिंडा जो दुर्ग था वह पृथ्वीराज चौहान के शासन केंद्र में शासन के अधीन था, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, पृथ्वीराज चौहान को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के क्रम में दोनों के बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया। तो आपको याद रखना, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी क्या हुआ, पराजित हुआ था। याद रखना, प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ था? मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। ये क्या है, भारत में दूसरी पराजय है मोहम्मद गौरी की, ठीक है। प्रथम पराजय कहाँ थी? गुजरात अभियान के क्रम में उसकी प्रथम पराजय हुई थी, ठीक है। अब दूसरे 91 के बाद, यानी तराइन के प्रथम युद्ध के बाद, जब 1192 ईस्वी का समय था, उस समय मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दूसरा युद्ध छिड़ गया तराइन का, जिसे हम क्या बोलते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध बोलते हैं। तो ये भी गौरी और पृथ्वीराज के बीच में होता है, जिसमें क्या होती है, इस बार क्या होता है, गौरी विजय होता है और पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है, ठीक है। फिर आगे चल के जब 1194 ईस्वी में चंडावर का युद्ध होता है, तो आपको याद रखना है कि ये जो चंडावर का युद्ध है वह मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है। याद रखना ये चीज़, कभी कभी होता है क्या है, बच्चे क्या कर देते हो आप, यहाँ भी
आप पृथ्वीराज चौहान को लेके आ जाते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जयचंद के साथ इसका युद्ध हुआ था जिसमें गौरी विजय हुआ था। ये जो जयचंद आप नाम सुन रहे हैं, ये वही जयचंद है जिसने गौरी को दिल्ली पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया था। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी को दिल्ली पर आक्रमण हेतु किसने बुलाया था। तो ये वही जयचंद है, इसलिए कहावतों में कहते हैं कि तू जयचंद है, यानी राज्य का हमारा जयचंद है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। और यदि मैं अंतिम अभियान की बात करूं तो अंतिम अभियान यानी मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान था वह दिल्ली की एक जाति हुआ करती, दिल्ली क्षेत्र के आसपास एक खोकर नाम की एक जाति हुआ करती, एक खोकर जातियां होती थी जो कैसी थी, एक लूटपाट करने वाली जाति थी। उनके विरुद्ध मोहम्मद गौरी का क्या था, अंतिम अभियान था जो 1205 में हुआ था। 1205 में मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान खोकर जातियों के विरुद्ध था। आपको ये पॉइंट याद रखना है। चलिए, इतना आपको सब कुछ समझ में आया। ठीक है, जो ना समझ में आया हो उसे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा जैसा भी है। ठीक है, चलिए हम अब आगे बात करते हैं। ये तो कुछ फैक्चुअल बात हो गई। ठीक है, तो फैक्ट की यदि बात करें तो फैक्ट में थोड़ा सा और फैक्ट आप ये देख सकते हो कि मोहम्मद गौरी जिस समय आया था तो मोहम्मद गौरी के साथ एक प्रसिद्ध संत हुआ करते थे, प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। उनका नाम था संत मोइनुद्दीन चिश्ती। ये वो ही मोइनुद्दीन चिश्ती हैं जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हो यहाँ से कि मोहम्मद गौरी के साथ कौन से संत आए थे। मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती, संत मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ आने वाले प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, एक और फैक्ट मोहम्मद गौरी के यदि आप गुलामों की बात करो तो मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम हुआ करते थे, ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाचा। ये 3 गुलाम हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यदि आपको मैथ में क्वेश्चन बनता है कि तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की परिस्थिति क्या थी, उसका विस्तार से वर्णन करो, तो परिस्थिति में आपको वही बता रहा है जिस समय अरब आक्रमण हुआ था उस समय जो आपके भारत की परिस्थिति थी उस समय आपकी ठीक उसी प्रकार आपकी जब तुर्कों का आक्रमण हुआ था तब भी वही स्थिति थी। क्या स्थिति थी भैया, केंद्रीकृत सत्ता का यहाँ पर अभाव था। ठीक है, छोटी छोटी राजनीतिक इकाई थी, समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर गठित था। ठीक है, वर्णों में आपसी संघर्ष था। ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसी थी, कमजोर थी, जर्जर थी, सैनिक आधार कमजोर था। तो आपको ये सभी पॉइंट आप पुट कर दोगे परिस्थितियों में। और यदि क्वेश्चन बनता है कि तुर्क आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव हुआ समझाइए, तो आपको कुछ नहीं 5-6 पॉइंट आपको लिखना है कि भाई तुर्क आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या हुआ। तो आपको लिखना है कि बहुराज्य तंत्र की समाप्ति होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो छोटे छोटे राज्य यानी बहुत सारे राज्यों का यहाँ पर शासन होता है, उन राज्यों की यहाँ पर क्या होती है, समाप्ति होती है और एक केंद्रीकृत जो है साम्राज्य का स्वरूप स्थापित होने लगता है। ठीक है, फिर क्या होगा भाई, पुरानी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी, नए संबंधों का उदय होगा। जो पुरानी जो चली आ रही हमारी जो प्राचीन काल की जो चली आ रही प्रथाएं हैं वो प्रथाएं यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि अब जो है कि बाहरी देशों का यहाँ पर यानी बाहरी जो मुस्लिम थे विदेशी मुस्लिमों का यहाँ पर अब शासन सत्ता संचालित होने जा रही है, तो नए संबंधों का यहाँ पर उदय होगा। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पर एक निरंकुश केंद्रीकृत शासन का यहाँ पर क्या होगा, विकास होगा। यहाँ पर अब क्या होगा, निरंकुश केंद्रीकृत शासन का विकास हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट क्या होगा, अब शहरी अर्थव्यवस्था का उदय होगा। आपको पता है कि मुस्लिम लोग जो है कि शान शौकत से रहते थे और अपने महलों को डिजाइन करवाना, कारीगरी करवाना और तरह तरह के नगर बनवाना अपनी बेगमों के लिए, तो ये सारे शौक रखते थे। तो उस आधार पर क्या हुआ, शहरी अर्थव्यवस्था का उदय होता है इनके आगमन से। फिर आप देखोगे जब कोई विदेशी आते हैं हमारे भारत में, पुराने जमाने की बात नहीं, मैं आज के ज़माने की भी यदि बात करूं, आज के टाइम की बात करूं, जब भी कोई बाहर का कोई विदेशी दूसरे देश का हमारे पास कोई भी आता है, कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, समझौते के तौर पर नई नई कुछ तकनीक लेके आता है। ठीक उसी प्रकार पुराने समय में भी यही होता था कि जब भी कोई जो भी है संस्कृति या मतलब दूसरे धर्म के लोग हमारे भारत में आते थे तो अपने साथ अपनी संस्कृति और धर्मों को लेकर आते थे।
ठीक उसी प्रकार से नई प्रौद्योगिकी का आगमन हुआ, भारत में नई नई संस्कृति का विकास होता है। भारतीय संस्कृति प्लस मुस्लिम संस्कृति का एक मिला जुला सम्मिलित रूप आप यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई संस्कृति का विकास होता है, जिसमें मुस्लिम संस्कृति और भारतीय संस्कृति दोनों की झलक दिखाई पड़ती है। चलिए, फिर शासन में एक रूपता आती है। अब भैया यहाँ पर क्या होगा, तरह तरह की राजनीतिक इकाइयाँ नहीं होंगी, अब शासन में एक रूपता आ जाएगी, यानी मुस्लिमों का साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। तो याद रखना कि जो है आपका भारत में मुस्लिम साम्राज्य का जो संस्था, यानी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का जो श्रेय है वो किसको जाता है, किसको जाता है, बताइए जरा किसको जाता है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का श्रेय? वह तुर्कों को जाता है, ना कि अरबों को जाता है। और यदि मैं बात करूं कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का जो वास्तविक संस्थापक है वह कौन होगा, वो होगा आपका मोहम्मद गौरी। याद रखना, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का जो वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक कौन होगा, वो मोहम्मद गौरी होगा। ये क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है ये, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होता है वो यही समाप्त होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, ठीक है, और अपना जो है खुद के नोट्स बनाएं और प्रॉपर बनाएं और साफ सुथरे बनाएं, ऐसे नहीं कि पता ही ना पड़े, ठीक है। मेरी राइटिंग तो ठीक अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोगों की तो अच्छी होगी, तो आप यहाँ से नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें जो भी है, ठीक है। और लास्ट में यही कहूँगा कि जो है कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बनाएं और सभी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो भी है बच्चे, जो स्टूडेंट हैं, अदर स्टूडेंट, वो भी इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो लास्ट में यही कहूँगा थैंक यू, और जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जो बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हो, और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे आप भेज सकते हो जो भी डाउट्स हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।